दोस्तों, सुबह उठते ही आपने आंखें खोली, फिर दिन भर में आपकी आंखें तकरीबन 18,000 से 20,000 बार झपकी गईं। जरा सोचें, अगर आप अपने हाथ को दिन में 20,000 बार अपनी चीक्स यानी गालों पर रगड़ें तो क्या होगा? आपकी जिल्द खुल जाएगी, खून निकल आएगा, दर्द होगा। मगर ये आंखें नाजुक तरीन उज़्व हैं, फिर भी 20,000 बार झपकने के बावजूद बिल्कुल ठीक रहती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कैसे हो रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका दिमाग, आपकी मर्जी या कोई और सिस्टम? आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल खुलकर बात करेंगे। इंसानी जिस्म के अंदर छुपे हुए खुदकार सिस्टम के बारे में जानेंगे। साइंस क्या कहती है, कुरान क्या कहता है और हम क्यों इस सब को नजरअंदाज कर बैठे हैं। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक ऐसा सवाल होगा जो आपकी सोच बदल देगा। सबसे पहले बात करते हैं आंखों के मुआवजे के बारे में। दोस्तों, साइंस कहती है कि हमारी आंख पर 3 तह वाला एक माया लगा होता है जिसे टीयर फिल्म कहते हैं। पानी, तेल और म्यूकस का कमाल मिक्सचर। हर झपकी के साथ ये तह आंख को चिकना करती है, सफाई करती है और हिफाजत करती है। अगर ये माया रूटीन की मकदार से ज्यादा हो जाए तो आंसू बहने लग जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे मुंह में थूक अगर मिकदार से कम हो जाए तो गला खुश्क हो जाता है, बोलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर वही थूक मिकदार से थोड़ा बढ़ जाए तो राल टपकने लग जाती है। तो सवाल ये है कि ये सारा निजाम खुद ब खुद कैसे एडजस्ट हो रहा है? हम सो रहे हो, जाग रहे हो, काम कर रहे हो, ये सिस्टम 24 घंटे चल रहा होता है। और जब तेज हवा चलती है या कोई चीज आंख की तरफ आती है तो आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। इसे कहते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स इतना तेज होता है कि 0.1 सेकंड से भी कम वक्त में हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है अगर ये सिस्टम हमारी मर्जी पर होता तो हम थक जाते? हम 2000 बार झपका कर ही थक जाते। मगर ये 20,000 बार चलता है और डेली चलता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे लिए उसने कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम शुक्र अदा बहुत कम करते हो। ये तो आंखों के बारे में थोड़ी सी तफसील है। अब देखिए अपने हाथों की तरफ। आपके नाखून गोश्त के अंदर से निकल रहे हैं। कितनी हैरत की बात है। ये गोश्त से निकलने वाले नाखून ये केराटिन बनाता है। महीने में 3 मिलीमीटर बढ़ सकते हैं। दांत भी इसी जिस्म से निकल रहे हैं, पत्थर के, मगर वो एक मखसूस लंबाई पर रुक जाते हैं। सर के बाल बढ़ते हैं मगर आईब्रोज एक मखसूस हद तक रुक जाते हैं। कौन बता रहा है इन्हें कि अब बस आगे नहीं बढ़ना? ये जीन्स, हार्मोन्स और सेलुलर सिग्नलिंग का काम है। मगर ये सब प्रोग्राम किसने किया? सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया, फिर लुत्फा, फिर अलका, फिर मगज़, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर इसे एक नई तख्लीक दी। तो बड़ा पाक है अल्लाह, सबसे बेहतरीन खालिक है। साइंस आज ये मराहिल एम्ब्रियो डेवलपमेंट में देख रही है, बिल्कुल वैसा ही जो कुरान ने फरमाया है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे जबरदस्त खुदकार निजाम की तरफ, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। हाजमा यानी डाइजेशन का अमल उस लम्हे से शुरू हो जाता है जब आप पहला नवाला लेते हैं। खुराक मुंह से मैदे तक गजाई नाली यानी एसोफेगस के जरिए पहुंचती है और ये सफर तकरीबन 5 से 8 सेकंड लेता है। पेरिस्टालसिस एक गैर इरादी इजलाती हरकत है जो खुराक को निजाम हाजमा में आगे धकेल देती है। ये बिल्कुल समंदर की लहरों की तरह लगती है जो खुराक को एक उज़व से दूसरे उज़व तक पहुँचा देती है। जब खुराक गजाई नाली के आखिरी हिस्से तक पहुँच जाती है तो एक हल्के नुमा पट्टा, जिसे लोअर एसोफेजियल स्फंक्टर कहते हैं, ढीला पड़ जाता है और खुराक को मैदे में दाखिल होने देता है। अगर ये पट्टा कमजोर हो जाए तो मैदे का तेजाब वापस ऊपर आने लग जाता है, जैसे सीने में जलन यानी हीट बर्न होती है। असल अमल तो मैदे में शुरू होता है। हाजमे के रस और एंजाइम्स उस खुराक को तोड़ने लग जाते हैं जो आपने निगली होती है। इस अमल से गजाई अज्जा बाद में छोटी आंत में जज़ब होने लग जाते हैं। ये हाजमे के रस ताकतवर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर मुश्तमिल होते हैं जो खुराक में मौजूद जरासीम को खत्म करते हैं और मैदे में एक ऐसा कम पीएच पैदा करते हैं जिसकी हाजमे के एंजाइम की जरूरत होती है। ये तेजाब हकीकत में जिस्म के अक्सर दूसरे अज़ा को भी घुला सकता है। खुशकिस्मती से मैदे के अंदर एक मोटी बलगम नुमा हिफाजती तह मौजूद होती है, लेकिन जब मैदे में तेजाब बहुत ज्यादा हो जाए तो ये मैदे की अंदरूनी सतह को खा सकता है, जिससे अल्सर बन सकता है। कुछ गजाएं दूसरों की निस्बत ज्यादा देर में हजम होती है। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जैसे एनर्जी ड्रिंक सबसे तेजी से हजम होती है, इसलिए फौरी तवानाई के लिए एनर्जी ड्रिंक्स की सिफारिश की जाती है। प्रोटीन को हजम होने में ज्यादा वक्त लगता है, जबकि चिकनाई फैट्स सबसे ज्यादा देर में हजम होती है। मैदा अब आहिस्ता आहिस्ता उस खुराक को जो अब दलिये जैसी शक्ल में इख्तियार हो चुकी है छोटी आंत में मुंतकिल कर देता है। छोटी आंत के उजलात खुराक
خوراک کو لبلبے یعنی پینکریاس، جگر اور آنتوں کے ہاضمے کے رس کے ساتھ ملا کر مزید ہاضمے کے لیے آگے بڑھا دیتا ہے۔ بڑی آنت کی دیواریں ننھی انگلی نما ساخت سے ڈھکی ہوتی ہیں جنہیں ویلی کہا جاتا ہے۔ یہ ساختیں سطحی رقبہ بڑھاتی ہیں تاکہ غذائی اجزاء آسانی سے خون میں جذب ہو سکیں۔ جب پیرسٹالسس کا عمل جاری رہتا ہے تو ہاضمے کے بعد بچ جانے والا فضلہ بڑی آنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ بڑی آنت کا نام اس کی لمبائی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی اندرونی قطر کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ چھوٹی آنت سے کہیں کم لمبی ہوتی ہے۔ اس کا کام ہضم شدہ مواد سے اضافی پانی جذب کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ فضلہ جسم سے خارج ہو جائے۔ اگر خوراک بہت تیزی سے گزر جائے تو پانی کم جذب ہوتا ہے، آپ کو اسہال یا ڈائریا ہو سکتا ہے۔ اگر خوراک بہت آہستگی سے گزرے تو جسم بہت زیادہ تیزی سے پانی جذب کر لیتا ہے جس سے قبض ہو سکتی ہے۔ خوراک کو بڑی آنت سے گزرنے میں تقریباً 30 گھنٹے لگتے ہیں۔ مجموعی طور پر خوراک نگلنے سے لے کر فضلے کی صورت میں جسم سے خارج ہونے تک پورا عمل تقریباً 2 سے 4 دن لیتا ہے۔ ٹھوس فضلہ عام طور پر بھورے رنگ کا اور بدبودار ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بدبو کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ نے اندازہ لگایا کہ اس میں موجود بیکٹیریا ہوتا ہے تو آپ بالکل درست ہیں۔ بڑی آنت میں موجود جراثیم چھوٹی آنت سے آنے والے بچے ہوئے مادوں کو اپنی غذا بنا لیتے ہیں۔ پخانے کی بدبو ان گیسوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے جو یہ بیکٹیریا خارج کرتے ہیں۔ آخر میں بڑی آنت مواد ریکٹم میں منتقل کر دیتی ہے۔ اس کا کام آپ کو یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ فضلہ خارج کرنے کا وقت آ گیا ہے اور اس وقت تک فضلہ کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے جب تک کہ اخراج نہ ہو سکے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سارا عمل انٹرک نروس سسٹم سے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے جسے دوسرا دماغ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دماغ کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے۔ آپ سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، کام کر رہے ہوں، آپ کا جسم کھانے کو ہضم کر رہا ہوتا ہے، غذائیت الگ کر رہا ہوتا ہے، فضلہ الگ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کو ہر قدم پر سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر یہ نظام ہماری مرضی پر ہو تو ہم کبھی بھی کھانا ہضم نہیں کر پاتے، اور یہ کہہ دینا کہ یہ نظام خود بخود ہو رہا ہے کتنی جاہلیت کی بات ہے۔ کوئی تو ہے نا جو اس نظام کو کنٹرول کر رہا ہے، اور وہی کریٹر ہے، اور وہی گاڈ ہے، اور وہی اللہ ہے، اور وہی بھگوان۔ دوستو، ہم نے آج صرف چند نظام کی بات کی ہے۔ جسم کے اندر ڈی این اے، امیون سسٹم، جگر، گردے، دماغ، ہر چیز الگ الگ معجزہ ہے۔ اب بڑا سوال یہ ہے، اتنا پیچیدہ، اتنا خودکار، اتنا کامل نظام اتفاقاً بن سکتا ہے؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو شیئر ضرور کریں، کیونکہ لوگ باہر بڑے معجزے ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ سب سے بڑا معجزہ تو ہمارے اندر ہی جسم میں موجود ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں، کیا آپ اس طرح کی ویڈیو پسند کرتے ہیں؟ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور دلچسپ اور حقیقت پر ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔